अब देखिए, हम अभी तक मेंडल के 2 नियम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट तो है प्रभाविता का नियम और दूसरे नियम का नाम था पृथक्करण का नियम, या फिर इसको हम बोलते थे युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये सब नाम इनको क्यों दिए गए, ये हम सारा सीख चुके हैं। अब आप याद करो, जब आप प्रभाविता के नियम को पढ़ रहे थे तो हमने केवल पौधे की लंबाई का ही अध्ययन किया था, है ना। केवल हम पौधे की लंबाई की ही बात कर रहे थे। फिर चाहे हमने पृथक्करण का नियम पढ़ा हो, तब भी तो हम केवल पौधे की लंबाई की बात कर रहे थे। तो तुमने नोट किया, चाहे मैं प्रभाविता का नियम पढ़ रहा था, चाहे मैं पृथक्करण का नियम पढ़ रहा था, इन दोनों नियमों में हम केवल एक ही गुण की बात कर रहे थे। और याद करो, ऐसा संकरण जिसमें केवल एक गुण का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता था? उसे एक संकर संकरण कहते थे। एक संकर संकरण कहते थे। तो हमने प्रभाविता के नियम में भी जनक पीढ़ी का संकरण कराकर प्रथम पीढ़ी प्राप्त करी थी और केवल एक गुण का अध्ययन किया था। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि जो प्रभाविता का नियम है, मतलब जो मेंडल का प्रथम नियम है, वो किस पर आधारित है? वो एक संकर संकरण पर आधारित है। क्यों? क्योंकि इस नियम में आप संकरण तो करवा रहे थे, जनन तो करवा रहे थे, और साथ ही साथ केवल एक गुण का अध्ययन कर रहे थे। और ऐसा संकरण जिसमें हम एक गुण का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? एक संकर संकरण। तो प्रभाविता का नियम तो भाई एक संकर संकरण पर काम करता है। अब पृथक्करण के नियम में भी हम क्या कर रहे थे? पृथक्करण के नियम में हम प्रथम पीढ़ी को ले रहे थे और प्रथम पीढ़ी में क्या करवा रहे थे? संकरण करवा रहे थे। और क्या प्राप्त कर रहे थे? द्वितीय पीढ़ी प्राप्त कर रहे थे। लेकिन केवल लंबाई के गुण की तो बात कर रहे थे, गुण तो एक ही ले रहे थे। तो जब एक गुण लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एक संकर संकरण कहते हैं। तो पृथक्करण के नियम में भी हमको क्या कहना पड़ेगा कि पृथक्करण का नियम भी एक संकर संकरण पर आधारित होता है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि मेंडल के उन नियमों के नाम लिखिए। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बनेगा मेंडल के उन नियमों के नाम लिखिए जो एक संकर संकरण पर आधारित हैं। तो तुम क्या लिखोगे? फर्स्ट प्रभाविता का नियम और सेकंड पृथक्करण का नियम। जो हम थर्ड नियम पढ़ेंगे ना मेंडल का, जिसका नाम है स्वतंत्र अपयूहन का नियम, तो वो है ना एक संकर पर आधारित नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें हम है ना दो गुणों की बात करने जाएंगे, उसमें हम दो गुणों की बात करेंगे। ध्यान रखना, केवल शुरू के 2 नियमों में हम एक गुण की बात करते हैं, वो भी लंबाई की। लेकिन तीसरे नियम में हम एक गुण की बात नहीं करेंगे, उसमें हम 2 गुणों की बात करेंगे। अब वो 2 गुण कौन से होंगे वो तो जब हम नियम पढ़ेंगे तब हम जान जाएंगे। तो इन शॉर्ट, एक संकर संकरण पर 2 नियम आधारित होते हैं। फर्स्ट प्रभाविता का नियम, सेकंड पृथक्करण का नियम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जंतुओं में, बस केवल यहां से लेकर यहां तक पे गौर करें, क्या कह रहा है? आपको क्या लेने हैं? जंतु लेने हैं। कैसे? विपर्यासी लक्षणों वाले, मतलब उल्टे लक्षणों वाले जंतु लेने हैं। तो क्या मैं ये ले सकता हूं? सब गौर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा शुद्ध लंबे पौधे और यहाँ पे मैंने लिखा शुद्ध बौने पौधे। क्या ये विपरीत लक्षण वाले जंतु हैं कि नहीं है? इनको जंतु बोल दो, चाहे इनको आप पौधे बोल दो। आगे देखो, में पर परागण कराते हैं। बोल रहा है कि आप इनमें क्या करवा रहे हो? पर परागण करवा रहे हो। अब इसने ऐसे क्यों नहीं बोला कि आप इसमें स्व परागण करा रहे हो? सोचो। हाँ, क्योंकि बताया था जब भी 2 समान जीव होते हैं ना तब उनमें स्व परागण होता है। लेकिन यहाँ तो विपरीत जीव है। ये तो शुद्ध लंबा वाला पौधा है और ये क्या है? शुद्ध बौना पौधा है। तो अलग अलग जाति हो गई। तो जब अलग अलग जातियों के मध्य तो क्या होता है? पर परागण होता है। तो भाई ये बोल रहा है कि आपको इनके मध्य पर परागण कराना है। ठीक है, हम करवा देंगे। अब देखो आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो प्राप्त F2 पीढ़ी का, बस यहां तक रुक जाओ। मतलब अब हमको ना F2 पीढ़ी प्राप्त करनी है। हमको ये दे तो जनक पीढ़ी रखी है, क्योंकि जिससे हम स्टार्ट करते हैं वो जनक पीढ़ी तो होती है। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको कहां तक पहुंचना है? आपको F2 पीढ़ी तक पहुंचना है ना। यहाँ तक केवल F2 पीढ़ी तक। चलो भाई हम पहुंच जाएंगे। फिर क्या करना है?
उसके बाद आपको उसका लक्षण प्ररूप अनुपात व जीन प्ररूप अनुपात लिखना है। अब इसका क्या मतलब, इसको हम समझते हैं। पहले हम F2 पीढ़ी तक तो आए। तो देखो अब ये जनक पीढ़ी है, हाँ बिल्कुल जनक पीढ़ी है। अब हमको पहुंचना है F2 पीढ़ी तक, क्योंकि हमको क्वेश्चन बोल रहा है। तो F2 पीढ़ी तक पहुंचने के लिए भाई हमको सबसे पहले F1 पीढ़ी तक तो आना पड़ेगा, बिल्कुल आना पड़ेगा। तो भाई आप एक बात सोचो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ F1 पीढ़ी। तो देखो हम शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना पौधा ले रहे हैं, इनके मध्य क्या करवा रहे हैं, संकरण करवा रहे हैं। और जब हमको F1 पीढ़ी प्राप्त होगी तो क्या यहाँ तक ये प्रभाविता का नियम नहीं चल रहा। हमने प्रभाविता के नियम में यही तो किया था कि हमने शुद्ध लंबा लिया था, शुद्ध बोना लिया था, और उससे कौन सी पीढ़ी प्राप्त करी थी, F1 पीढ़ी प्राप्त करी थी। और याद करो F1 पीढ़ी में सारे के सारे पौधे कैसे प्राप्त हो रहे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये तो हमको F1 पीढ़ी मिल गई। यहाँ तक तो हमने प्रभाविता के नियम में भी किया था। ये F1 पीढ़ी है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको F2 पीढ़ी तक आना है। कहाँ तक आना है, F2 पीढ़ी तक। तो अब F2 पीढ़ी तक कब आएंगे, जब हम F1 पीढ़ी के पौधों के मध्य क्या कराएंगे, संकरण। तो देखो कैपिटल टी स्मॉल टी ये F1 पीढ़ी का था, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी F1 पीढ़ी का था। अब ये F1 पीढ़ी है, मैं इनके मध्य क्या करवा रहा हूँ, जनन करवा रहा हूँ, संकरण करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे को कौन सी पीढ़ी मिलने वाली है, यहाँ पे मेरे को F2 पीढ़ी मिलने वाली है। क्या अब ये वाला काम पृथक्करण के नियम का नहीं हो रहा। जब हम इन दोनों में कराते थे जनन, तो याद करो F2 पीढ़ी में हमको किस प्रकार के पौधे मिलते थे। देखो कैपिटल टी मिलता था, दूसरा स्मॉल टी मिलता था, तीसरा कैपिटल टी स्मॉल टी मिलता था, और चौथा भी कैपिटल टी स्मॉल टी मिलता था। क्या हमको ये 4 प्रकार के पौधे नहीं मिलते थे F2 पीढ़ी में। अब देखो हम F2 पीढ़ी तक तो पहुंच गए, क्योंकि हमारा सवाल यही तो कह रहा है। चलो भाई अब सारा का सारा फोकस हमको F2 पीढ़ी पर ही करना है, क्योंकि सवाल ने बोला है ना कि आपको F2 पीढ़ी तक आना है। तो हम आ गए। अब इनके नाम भी लिख देते हैं, ठीक है। अभी देखो ये क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, गौर करना। क्वेश्चन में बोल रहा है कि सबसे पहले आपको इसका लक्षण प्ररूप अनुपात लिखना है। गौर करना, क्या लिखना है, लक्षण प्ररूप अनुपात। अब गौर करो कि लक्षण प्ररूप क्या होता था। हाँ, लक्षण प्ररूप याद आ रहा है, जब हम जीव की संरचना या फिर हम पौधे की संरचना केवल उसके बाहर वाले गुणों को देखकर बताते थे, जीन को नहीं देखना, बस केवल बाहर से देखना है। जब बाहर से देखोगे तो पौधे के बारे में क्या बता पाओगे, यही तो बता पाओगे कि पौधा बस लंबा है और पौधा कैसा है, बोना है। क्या शुद्ध और अशुद्ध शब्द जोड़ पाओगे क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि हम लक्षण प्ररूप की बात कर रहे हैं, और लक्षण प्ररूप होता क्या है, आपको केवल बाहर से देखकर बताना है। तो पहले हमको ये ऐसे बोल रहा है ना कि लक्षण प्ररूप अनुपात लिखो, तो यहाँ पर केवल मेरे को पहले लक्षण प्ररूप की बात करनी है, शुद्ध और अशुद्ध जोड़ना ही नहीं है। तो बताओ, चलो भाई, शुद्ध अशुद्ध नहीं जोड़ना, बस केवल बताओ लंबा की बोना। कैसा पौधा है, लंबा पौधा है, बिल्कुल ठीक है। ये कैसा पौधा है, बोना पौधा है, बिल्कुल ठीक है। शुद्ध अशुद्ध नहीं जोड़ना, क्योंकि अभी हम लक्षण प्ररूप देख रहे हैं। ये कैसा पौधा है, लंबा पौधा है। क्यों, क्योंकि एक कैपिटल टी आ गया ना, तो ये भी लंबा पौधा, और ये भी कैसा पौधा है, लंबा पौधा है। तो हमने इनका लक्षण प्ररूप देखा कि नहीं देखा, देखा। अब ये बोल रहा है कि भाई तुमने लक्षण तो देख लिया, अब इसका अनुपात निकालो। निकाल लेते हैं अनुपात। यहाँ पे 2 ही चीज तो है, एक तो लंबा मिल रहा है और एक क्या मिल रहा है, बोना मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखो लंबा, यहाँ पे मैंने लिखा बोना, क्योंकि हमको 2 ही प्रकार के पौधे तो मिल रहे हैं, हमको दिखा ना बस कि एक तो लंबे मिल रहे हैं और एक बोने। अब इनका ये हो गया क्या, लक्षण प्ररूप, हम लक्षण देख रहे हैं। इनका निकालना है अनुपात, तो मैंने इनके बीच में किसका चिन्ह लगा दिया, अनुपात का चिन्ह लगा दिया। अब करना है क्या, अब गिनना है कितने लंबे पौधे हैं, एक लंबा पौधा, 2, 3, तो लंबे के यहाँ पे आएगा 3। अनुपात का अनुपात, कितने बोने पौधे हैं, 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। तो तुम क्या बोलोगे सर कि इसका लक्षण प्ररूप अनुपात कितना आ गया, 3:1 आ गया। यहाँ पे शुद्ध और हमने अशुद्ध क्यों नहीं जोड़ा, शुद्ध और अशुद्ध इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि हम लक्षण प्ररूप अनुपात निकाल रहे हैं। लक्षण प्ररूप मतलब केवल बाहर से देखना है, और बाहर से देखकर तो यही बता पाएंगे ना कि लंबा है कि बोना है। अब देखो ये 3 है और ये 1 है। अब टोटल हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि यहाँ तो हो गया 75%
और अनुपात 25%। क्यों? क्योंकि टोटल 100% होती है, तो ये मतलब 75% प्राप्त हुए हैं हमको लंबे पौधे, और 25% कैसे पौधे प्राप्त हुए हैं हमको? बौने पौधे प्राप्त हुए हैं। तो भाई ये तो हमने क्या देखा? लक्षण प्ररूप अनुपात देखा। अब देखो दूसरी चीज, बात तो F2PD की कर रहा है ना, F1 पे नहीं जाना। तो F2 में सारे पौधे कैसे मिले थे? दोबारा देखो, कैपिटल T मिला था, दूसरा स्मॉल t मिला था, कैपिटल T स्मॉल t, है ना। ये हमारी F2PD थी। अब हमको निकालना है जीन प्ररूप अनुपात। तो क्या अब मैं लक्षण को देखूंगा? नहीं, अब मैं इनके जीन को देखूंगा। और जब भी इनके जीन को देखते हैं तो हमको शुद्ध और अशुद्ध लिखना पड़ता है। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखूंगा? शुद्ध लंबे पौधे, यहाँ पे शुद्ध बौने पौधे, यहाँ पे अशुद्ध लंबे पौधे, और यहाँ पर भी अशुद्ध लंबे पौधे। अब हमारे पास यहाँ पे 3 वैरायटी हैं। 3 वैरायटी हैं कि नहीं है? बिल्कुल। तो लिखो फर्स्ट शुद्ध लंबे पौधे, दूसरी वैरायटी कौन सी है? शुद्ध बौने पौधे, और तीसरी वैरायटी कौन सी है? हाँ, अशुद्ध लंबे पौधे। क्या हम जीन को देख रहे हैं? जीन प्ररूप तो हो गया, निकालना है जीन प्ररूप अनुपात। तो इनकी बीच अनुपात लगा दो, 1 अनुपात का चिन्ह यहाँ पर, 1 अनुपात का चिन्ह यहाँ पर। अब करना है क्या? इनकी संख्या देखनी है। शुद्ध लंबे गिनो कितने हैं? शुद्ध लंबा 1, और है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 अनुपात का अनुपात। शुद्ध बौने पौधे कितने गिनो? 1, तो यहाँ पर भी कितना आएगा? 1 आएगा। अशुद्ध लंबे पौधे कितने हैं? 1 और 2, तो यहाँ पर कितना आएगा? अनुपात 2। तो मैं तुमसे पूछूं कि जीन प्ररूप अनुपात क्या आएगा, तो क्या लिखोगे? 1 अनुपात 1 अनुपात 2। कंफ्यूज नहीं होना, इनको अपन आगे पीछे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे शुद्ध लंबाई आए, इसको उठा के यहाँ ले आओ, शुद्ध लंबा यहाँ लिख दो, शुद्ध बौना यहाँ लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जीन प्ररूप अनुपात आया 1 अनुपात 1 अनुपात 2। यहाँ पे हमने शुद्ध और अशुद्ध क्यों जोड़ा? क्योंकि हमको जीन प्ररूप की बात करनी है। तो हम लिख सकते हैं ना फाइनली। देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ मैंने लिखा शुद्ध लंबे पौधे अनुपात, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अशुद्ध लंबे पौधे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले अशुद्ध लंबे को लिख दो, अनुपात शुद्ध बौने पौधे। शुद्ध लंबे कितने हैं? देखो भाई 1 है, तो यहाँ पे लिखा 1 अनुपात। अशुद्ध लंबे कितने हैं? 1 और 2 हैं, तो कितना आएगा? 2 अनुपात। शुद्ध बौने कितने हैं? 1, तो कितना आएगा? 1। तो ये क्या हो गया? हमारा जीन प्ररूप अनुपात। इनको भी अपने को 100% में बांटना है, तो क्या लिखना पड़ेगा? ये तो हो गया 25%, ये हो गया 50%, और ये कितना हो गया? 25%। तो ये हो गया जीन प्ररूप अनुपात। तो देखो ये क्वेश्चन है, लक्षण प्ररूप अनुपात केवल लंबे पौधे और बौने पौधे, ये 2 ही तो मिलेंगे। अशुद्ध शुद्ध तो चला गया क्योंकि लक्षण की बात कर रहे हैं। तो क्या मिल रहा था? 3 अनुपात 1, 75% 25%। जीन प्ररूप अनुपात। अब 3 वैरायटी होंगी, 3 वैरायटी। क्यों? देखो इनके मध्य ये आएगा अनुपात का चिन्ह, ठीक है। देखो यहाँ पे इन्होंने गलत कर रखा है, आपको नोट्स में क्या करना है? ठीक करना है। शुद्ध पौधे, यहाँ पे लंबे आएगा, है ना, शुद्ध लंबे कर लेना। शुद्ध लंबे पौधे कितने हैं? 1 थे, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 अनुपात। अशुद्ध लंबे कितने थे? 2, और शुद्ध बौना कितना था? 1, तो 1 अनुपात 2 अनुपात 1, 25%, 50%, और ये 25%। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखना, जिसे हमने स्किप कर दिया था। हमको यहाँ पे 2 परिभाषा लिखनी है, एक तो एक संकर अनुपात और सेकंड लिखनी है द्विसंकर अनुपात। अब ध्यान देना, यहाँ पे हम फर्स्ट परिभाषा पढ़ने जा रहे हैं, एक संकर अनुपात। देखो नाम से मालूम पड़ रहा है एक संकर, मतलब यहाँ पे हमको बात करनी है केवल एक संकर संकरण की, मतलब हमको केवल एक गुण की बात करनी है। और एक गुण की बात हम कौन कौन से नियम में करते हैं? फर्स्ट प्रभाविता के नियम में और सेकंड पृथक्करण के नियम में। तो मतलब अब हमको यहाँ पे केवल पहला और दूसरे नियम की बात करनी है। तो देखो, एक संकर संकरण से प्राप्त जीवों के
अब एक संकर संकरण से प्राप्त जीव कौन कौन से होते हैं भाई? या तो F1 पीढ़ी होगी जो प्रभाविता के नियम से बनी थी, या फिर क्या होगी F2 पीढ़ी होगी जो किससे बनी थी? पृथक्करण के नियम से बनी थी। तो एक संकर संकरण से प्राप्त जीव यही तो होंगे। या तो F1 पीढ़ी होगी जिसमें सारे के सारे कैपिटल T स्मॉल टी मिल रहे थे, उसके बाद यहाँ तो F2 पीढ़ी मिली होगी, कौन कौन सी? कैपिटल T स्मॉल टी कैपिटल T स्मॉल टी कैपिटल T स्मॉल टी। जीवों के अनुपात को, तो अभी आपने इनका अनुपात भी तो निकाला था, लक्षण प्ररूप अनुपात और जीन प्ररूप अनुपात। तो इस अनुपात को ही क्या कहते हैं? एक संकर अनुपात। तो यहाँ पे टोटल तुमने दोनों केस में किया क्या है? तुमने यहाँ पर एक संकर अनुपात निकाला है। लक्षण प्ररूप अनुपात तो निकाला है, बिल्कुल ठीक है। जीन प्ररूप अनुपात निकाला है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इकट्ठा क्या बोल रहे हैं इसको? एक संकर अनुपात। एक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये दोनों हमको शुरू के 2 नियम से प्राप्त हुई है, और शुरू के 2 नियम में हम केवल कितने गुणों की बात कर रहे थे? एक गुण की बात कर रहे थे, और एक गुण के कारण क्या बोलना पड़ेगा इसको? एक संकर अनुपात। अब देखो नेक्स्ट है द्विसंकर अनुपात। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 2 लक्षणों वाले संकरण की बात करनी पड़ेगी। तो बताया था कि तीसरे नियम में हम कितने गुणों का अध्ययन करेंगे? 2 गुणों का। तो देखो द्विसंकर संकरण से प्राप्त जीवों में, तो अभी तक हमने ऐसे जीव प्राप्त करे हैं क्या जो द्विसंकर से बने हैं? नहीं, वो तो हम 3rd नियम में पढ़ेंगे। तीसरे नियम में है ना, तुम क्या करोगे? तुम्हें ना ऐसा मटर का पौधा लोगे जिसके तुम 2-2 गुणों को देखोगे। जब तुम उसके 2-2 गुणों को देखोगे, तुम उसमें क्या कराओगे? संकरण कराओगे। और संकरण कराओगे तो जो नई पीढ़ी मिलेगी उसमें भी तुम 2 गुण को देखोगे। अब बार बार तुम 2 गुणों को देख रहे हो, तो अब बोलना पड़ेगा ना कि हम बात कर रहे हैं द्विसंकर संकरण की। तो जब तुम उसमें क्या निकालोगे? अनुपात निकालोगे। तो उस अनुपात, उसमें भी हमको निकालना पड़ेगा लक्षण प्ररूप अनुपात और जीन प्ररूप अनुपात। तो उस समय जो तुम लक्षण प्ररूप अनुपात और जीन प्ररूप अनुपात निकालोगे, तो वहां पे उसको क्या नाम देना पड़ेगा? द्विसंकर अनुपात नाम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे तुम अनुपात निकाल तो रहे हो, लेकिन उन पौधों में निकाल रहे हो जिनमें तुम 1 गुण नहीं देख रहे हो, जिनमें तुम 2 गुण देख रहे हो। तो वहां पे तुमको इस अनुपात को नाम देना पड़ेगा द्विसंकर अनुपात। द्विसंकर संकरण से प्राप्त जीवों के अनुपात को द्विसंकर अनुपात कहते हैं। अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है, इसको कम से कम 40 मिनट चाहिए। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम पढ़ेंगे।